नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। एनडीए के राष्ट्रपति के तौर पर बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद के जवाब में विपक्ष ने भी मुकाबले में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को उतार दिया है। संसद भवन में हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक में मीरा कुमार के नाम पर मुहर लगाने पर सहमति बनी। एनसीपी के शरद पवार ने मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वो सेकुलर दलों से मीरा कुमार को समर्थन देने की अपील करेंगे। नामांकन के लिए 27 जून का दिन भी तय किया गया। हालांकि विपक्षी बैठक से पहले विपक्षी दलों का कुनबा बिखरता भी दिखाई दिया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की अटकलों के बीच सोनिया गांधी ने पवार के घर अपने दूत भेजे। यही नहीं, सीताराम येचुरी भी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल के साथ पवार के घर पहुंचे। हालांकि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर विपक्ष में दरार साफ दिखने लगी। जेडीयू ने पहले ही एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच खाई गहराने की आशंका अब बढ़ती नजर आ रही। जेडीयू का फैसला आरजेडी को रास नहीं आ रहा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन विपक्ष में पड़ी फूट 2019 के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। आखिरकार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों में सहमति बन गई। मीरा कुमार को विपक्ष का राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक जारी रही। संसद की लाइब्रेरी में विपक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सपा के नरेश अग्रवाल इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीएसपी से महासचिव सतीश मिश्रा भी मौजूद रहे। मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वो 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के तौर पर 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई। मीरा कुमार दलित समुदाय से हैं और वो पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी हैं। उनके नाम का ऐलान आज कर दिया गया। राष्ट्रपति पद के दौड़ में मीरा कुमार शामिल हैं और इस वक्त आपको सुनाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। पहले इसे सुनते हैं। आगे करता तो ये ज्यादा बेहतर होता। और आज बीजेपी व एनडीए के इस एक तरफा फैसले के संदर्भ में यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों की नई दिल्ली में जो बैठक हुई है, तो उसमें मैंने अपनी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री सतीश चंद्र मिश्रा को विशेष निर्देशों के साथ उस बैठक में मैंने भेजा था। और आज की इस खास बैठक में यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर आम सहमति से दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाली लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला ले लिया है। और इस कारण अब इस नई परिस्थिति में दोनों उम्मीदवारों की, इन दोनों जो बीजेपी का था, जो एनडीए वाला और यूपीए वाला जो विपक्षी पार्टियों का, और इस कारण अब इस नई परिस्थिति में इन दोनों उम्मीदवारों की विशेषताओं की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार बीजेपी व एनडीए के उम्मीदवार से ज्यादा लोकप्रिय व काबिल भी है। इस कारण अब हमारी पार्टी श्रीमती मीरा कुमार को ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन घोषित करती है। क्या तो रामनाथ कोविंद के मुकाबले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार विपक्षी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। 17 विपक्षी दलों की बैठक में इस बात का ऐलान किया गया। मायावती ने मीरा कुमार को समर्थन देने की बात कही। Speaker of Lok Sabha
विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई। श्रीमती सोनिया गांधी ने उसकी अध्यक्षता की और सर्वसम्मति से श्री मीरा कुमार जी का नाम भारत के राष्ट्रपति की तरफ से के लिए अपोजिशन की तरफ से चुना गया और ये यूनानिमसली फैसला हुआ। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने राम कोविंद को समर्थन देकर गलत किया और वो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। धोखा दिया नहीं धोखा दिया नीतीश कुमार जाने। हमारा गठबंधन है, सरकार है हमारी सरकार हमारी चलती रहेगी। हम कल ही मिलेंगे। अवतारी पार्टी हमने दिया है वहाँ पर और हम केस पर विचार करिए। ऐतिहासिक भूल नहीं करना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत निर्णय हो गया है आप लोगों का, तो उस निर्णय पर आप विचार करो। यहाँ तो अब कई सवाल भी उठ खड़े हो रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता 2019 को लेकर जिस तरह से अब दरार भी पड़ती नजर आ रही है, उसके क्या कुछ मायने निकाले जाने चाहते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे चाहे जिसके पक्ष में भी जाएं, लेकिन जो रार की स्थिति देखने को मिल रही है, ये क्या कुछ संकेत देती है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 2 खास मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शहजाद, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लखनऊ से 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल चंद्रा जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद पंत राजू जी हमारे सलाहकार संपादक इस चर्चा में शामिल हैं। साथ ही रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत शहजाद मैं आपसे करना चाहूँगा। दलित वर्सेस दलित ये मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मुकाबला पहले तो आप समझिए कि मीरा कुमार जी इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली इनमें पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। ये इसके अलावा बहुत ही काबिल और सक्षम नेता रही हैं। आईएफएस में थी। बाबू जगजीवन राम जो जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसमें से नीतीश जी, लालू जी वगैरह भी बाहर निकले थे, उनकी बेटी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बेटी है। और इसके अलावा 25 सालों तक उन्होंने संसदीय क्षेत्र का उन्होंने ये नेतृत्व किया है और मंत्री रही है, बड़े ओहदों पे रही है, देश की कमान उन्होंने संभाली है हर जगह पे। और इसके अलावा वो बिहार की एक दलित बेटी है। अब मुझे लगता है इतनी खूबियों वाला कैंडिडेट हमारे पास है। 17 पार्टियों ने निर्विरोध इनको अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तमाम सेक्युलर फोर्सेस ने इनके पीछे अपना जो है ये ऐलान किया है कि ये उनके समर्थन में है। अब देश के तमाम लोगों को और पार्टियों को ये फैसला करना है कि क्या वो इस आधी आबादी के साथ और बिहार की असली बेटी के साथ और ऐसी काबिल सक्षम महिला के साथ खड़े रहेंगे, या वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे जिनको मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दोनों ने सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर चुना है ताकि वो एक रबर स्टैंप बन के रहें। और उनके जो 2010 में बयानात थे मुसलमानों के और ईसाइयों के बारे में, ये पब्लिक डोमेन में है। तो कौन से व्यक्ति के साथ देश को खड़ा रहना है और लोगों के देश की पार्टियों को खड़ा रहना है, वो उनको तय करना है। राजकुमार भाटी, मुलायम सिंह यादव ने पहले ही कहा कि हम रामनाथ कोविंद का समर्थन करेंगे। सहयोगी के तौर पर भी अगर देखा जाए तो साथ नहीं देंगे क्या? देखिए, आज जो संयुक्त विपक्ष ने अपना प्रत्याशी मीरा कुमार जी को घोषित किया है, ये सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के दृष्टिगत नहले पे दहला है। उनसे हर दृष्टिकोण से 21 हमारे कैंडिडेट पड़ती हैं। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन करने की बात नहीं कही थी, उन्होंने तारीफ की थी कि ये अच्छे प्रत्याशी हैं और अच्छे लोग देश में बहुत हैं। हम अब भी कह रहे हैं रामनाथ जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, उनके अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन राजनीति है, विपक्ष अलग है, सत्ता पक्ष अलग है। और कैंडिडेट के अगर गुण दोष देखे जाएं, मीरा कुमार जी ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा सेकुलर हैं, ज्यादा जनवादी हैं, महिलाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं और दलित की बेटी होने के नाते नहीं, एक योग्य महिला होने के नाते इस देश का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो खाली उन्हें इसलिए प्रत्याशी नहीं बनाया गया कि वो दलित हैं, वो एक योग्य हैं, इस पद के योग्य हैं वो। और अगर वो राष्ट्रपति भवन में जाती हैं, राष्ट्रपति के पद पर कुर्सी पर बैठती हैं, तो निश्चित तौर पर संविधान की रक्षा करेंगे और एक अति कामयाब राष्ट्रपति सिद्ध होंगे। गोविंद जी,
क्या कहेंगे? जैसा पहले ही कहा जा रहा था कि नेताजी जो कुछ भी कहते हैं उसके मायने बाद में भले ही बदल जाएं, वही स्थिति देख रहे हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ये बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी में पार्टी अगर है तो वो अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव का जो फैसला है, उनके प्रतिनिधियों का जो फैसला है, वो फैसला समाजवादी पार्टी का फैसला होगा। और मुलायम सिंह यादव ने अपनी अगर ये कहा है कि वो रामनाथ कोविंद के अच्छा उम्मीदवार मानते हैं, उनको वोट देना चाहिए या उनको वोट देंगे, या इस तरह की कोई भी बात कही है, तो उनका व्यक्तिगत फैसला है। और अपना व्यक्तिगत फैसला हो सकता है कि ऐसी स्थिति भी हमें देखने को मिले कि वो एकला चलो दिखाई दे, अकेले दिखाई दे, और बाकी की पार्टी एक साथ खड़ी दिखाई दे। तो इस बात को लेकर कोई बड़ा ये इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। मुलायम सिंह यादव की स्थिति आज अब ऐसी है नहीं कि वो अपना निर्णय उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी पर लागू करा सकें। पार्टी से वो बिल्कुल एक तरह से हाशिए क्या पार्टी के बाहर है। वो संरक्षक की भूमिका जरूर है, लेकिन वो कहीं पार्टी के किसी कार्यक्रम में, किसी फैसले में वो कहीं मौजूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनकी व्यक्तिगत राय क्या है वो बिल्कुल अलग है, और समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर क्या फैसला लिया है वो एक अलग फैसला है। वो भविष्य की राजनीति को देखकर अखिलेश यादव किस तरह से अपने भावी जो रिश्ते हैं राजनीति में दूसरे दलों के साथ, वो किस तरह रखना चाहेंगे, उसको लेकर होगा। अतुल चंद्रा जी, जिस तरह से पहले ही ये कहा जा रहा था कि एनडीए की तरफ से जब नाम का ऐलान किया गया तब ये था कि कुछ इसी तरह के संभावित चेहरा कोई सामने आ सकता है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस चुनाव को? नहीं, ये चुनाव देखिए, अगर आप 2019 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरी रणनीति जो है वो दलित वोट को लेकर के है, और विपक्ष ने इसमें दलित के साथ महिला को भी जोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं को राजनीति में या लोकसभा वगैरह क्षेत्र, अन्य क्षेत्रों में रिजर्वेशन देने के खिलाफ रही है, और विपक्ष स्पेशली कांग्रेस जो है वो उनके सपोर्ट में रही है। तो फिलहाल आप इसको इस तरह से देखिए कि दलित के लिए विपक्ष भी है और दलित वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी भी है। अब देखना यह है कि दलितों के लिए काम किसने किया है या दलितों के लिए कौन ज्यादा बोला है। तो जहां तक हमको समझ में आता है, रामनाथ कोविंद जी ने दलितों के वेलफेयर को लेकर के कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं कही हैं। यही कारण है कि उनको एक दलित नेता के रूप में जब राजनाथ सिंह स्थापित करना भी चाहते थे तो भी वो सफल नहीं हो पाए। खुद वो लोकसभा का चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में मायावती के सामने वो टिक नहीं पाए। तो अगर आप कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट तुलना करेंगे तो शायद मीरा कुमार जो है वो भारी पड़े उनके ऊपर, रामनाथ कोविंद के ऊपर। रणनीति के हिसाब से भले ये दलित वर्सेस दलित हो, लेकिन फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है दलित वोटों को एकजुट करने की, उसमें वो अभी तक सफल रहे हैं। उसी का कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी जगह नहीं बना पाई है। ठीक है, रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या विपक्ष ने नहले पर दहला मार दिया क्या? अब इसको नहले पे दहला तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने शुरू से दलित शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं किया। ये तो विपक्ष आज से शुरू किया है कि दलित वर्सेस दलित। हमने तो सबका विकास घोषणा की, 3 बार दलित शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल, जब अमित शाह जी कैंडिडेट की घोषणा कर रहे थे, सीधे कहा सबका साथ सबका विकास। गलत सबका साथ सबका विकास के तहत दलित शब्द तो आप लोग ले आ रहे हैं कि दलित के बदले दलित हम खड़ा कर रहे हैं। हमारा एजेंडा है, हम शुरू से कहते रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और हम इसी को मानते हुए सबका साथ सबका विकास
इसी मुद्दे को लेके हमने रामनाथ कोविंद का नाम घोषित किया है। कहीं हमारा दलित शब्द नहीं है और दलित विशेष के लिए हमने कोई चर्चा नहीं किया है। अब विपक्ष दलित को मुद्दा बना के दलित वर्सेस दलित लड़ाने का काम कर रहा है। मेरा कोई विषय दलित का नहीं है, दलित का विषय इनका होगा और ये राजनीति करें दलित वर्सेस दलित की। हम तो नारा है हमारा सबका साथ सबका नहीं, लेकिन एक अंतर तो आप लोग कर ही रहे होंगे। एक राष्ट्रपति के तौर पर इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है? हम आंकड़ों का यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं, आंकड़े भले ही आप लोगों के फेवर में हो। मेरे पास आज की तारीख में भी बहुमत है और हम बहुमत सिद्ध करेंगे। हाँ नहीं, ये लोग चाहे आंकड़ों की इसीलिए तो कह रहे हैं त्रिपाठी जी, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि आंकड़े भले ही आपके पक्ष में हो, लेकिन एक जो बेहतर राष्ट्रपति देश के लिए साबित हो सकता है, ये भी तो जरूरी है ना। हाँ, बेहतर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के और सब संवैधानिक रूप से सारे चीजों को पहलुओं पर विचार करते हुए उनकी योग्यता, उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्यशैली पर विचार करके उनको तय किया है। ऐसा थोड़ी है कि शहजाद फिर कार्यशैली को लेकर सवाल जैसे आप लोग उठा रहे हैं काबिलियत को लेकर कि मीरा कुमार कहीं बेटर हैं रामनाथ कोविंद के मुकाबले, ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को? देखिए ये जो लोग अपना उम्मीदवार बनाते होंगे कहते होंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, आऊंगा। आप देखे होंगे लोकसभा में कितना काबिल रही है वो। ठीक है। पहले तो अमित शाह ने रामनाथ कोविंद के दलित के होने का कार्ड जो खेला था, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं दिखा रहा हूँ 2 दिन पहले की। तो भाजपा के लोग जो है यहाँ पे आके पवन मुक्त आसन ना करे और झूठ आसन ना करे। दूसरी बात, जहां तक सवाल है आप दोनों के जो मुझे बताइए कि महिलाओं के मामले में या दलितों के मामले में रामनाथ कोविंद जी ने कितनी बार बात रखी है कहीं पे भी? मैं आपको डेटा के साथ कह सकता हूं 13 बार से ज्यादा हमारी मीरा कुमार जी ने महिलाओं के मामले में, और जहां तक दलितों का मामला है अगर उस हिसाब से देखना भी है तो पहली दलित स्पीकर रही हैं वो, महिला स्पीकर रही हैं वो। इसके अलावा पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने दी है, महिला आरक्षण विधेयक कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो ये मुझे बताए ना, ये काम गिना है। अपार्ट सिर्फ महिला दलित मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं अपनी पार्टी में, ये तो इनको तो दलितों का भी साथ नहीं रहा, वरना ये एक आध चुनाव भी जीत जाते रामनाथ कोविंद जी। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, अच्छे व्यक्ति होंगे वो, पर उनकी जैसे लालू जी ने कहा उनकी सुंदरता को देखकर या क्योंकि वो अमित शाह और मोदी जी के चहीते उसको देखकर तो नहीं तय किया जा सकता। नहीं, जो 17 पार्टियों की जो बैठक हुई है जिन्होंने अपनी सहमति से नाम का ऐलान भी कर दिया है, नहीं उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना। आपको लग रहा है कि 25 साल तक संसद में रही हैं, लोकसभा स्पीकर रही हैं, 9 साल मंत्री रही हैं। इसके अलावा उन्होंने फॉरेन सर्विसेज जो वो कोई उनको वहां पे वो काबिल थी इसलिए फॉरेन सर्विसेज के लिए चुनी गई, और इसके अलावा उनके परिवार का देश को स्वतंत्रता दिलाने में कितना रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इन तमाम योगदानों की बात भी करेंगे। नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार ने गलत फैसला कर लिया, आप लोगों को लग रहा है कि भूल हुई? हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही तय कर लिया कि महामहिम के चुनाव में हमारी भूमिका क्या होगी। तो भारत के प्रथम नागरिक के चुनाव के लिए जो औपचारिक प्रक्रिया का जब शुरुआत हुआ, उसी समय हमने कहा था कि केंद्र को सर्वानुमति की ओर बढ़ना चाहिए, और विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी। इससे बिहार की सरकार के जो हमारी नीतियां और कार्यक्रम है महागठबंधन, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी। लेकिन हमने फैसला ये लिया है कि बिहार के महामहिम राज्यपाल है, तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है, इस संबंध में निर्णय लिया गया। नहीं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, नीरज कुमार जी, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश ने गलत फैसला लिया, हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्या समझ जाएंगे नीतीश कुमार? इन हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा है, तो हमने इस संबंध में औपचारिक सूचना मीडिया से बात करते उन्होंने कहा था, इस संबंध में औपचारिक सूचना हमने राजद को और कांग्रेस पार्टी को दे दिया। उसके बाद हमने विधायकों की रायशुमारी की, विधायकों की रायशुमारी के आधार पर ये निर्णय लिया जी। अब ये निर्णय हमने ले लिया है। नहीं, एक बिहार, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह निशाना साध रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ठीक नहीं किया है। हेलो, वो तो बरसते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पर। क्या बताइए? रघुवंश प्रसाद सिंह का भी बयान सामने आया। रघुवंश प्रसाद सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये ठीक नहीं किया। वो तो अस्थायी रूप से राजनीतिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, वो तो आज से बोल रहे हैं, जिस समय से गठबंधन नहीं हुआ था उससे पहले से बोल रहे हैं, इसलिए उनके बयान को कोई गंभीरता से उनकी पार्टी नहीं लेती है।
उनकी पार्टी ने 3-4 बार ऐसा बयान दिया है कि रघुवंश साहू के बयान का कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, लेकिन बिहार में सरकार में आपकी एक सहयोगी कांग्रेस है, आप एकजुटता के साथ जाना चाहिए था। ये मैसेज क्या जनादेश मिला है जी, वह राज्य केंद्रित नीतियों के आधार पर मिला है। इसलिए इससे बिहार की सरकार पर कोई अंतर नहीं पड़ना है। नहीं, लेकिन तमाम तरह की अटकलें भी क्या नीतीश कुमार किनारा करने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव से? हमने की बातें भी फैसला ले लिया है। मीडिया में भी से प्रणब मुखर्जी साहब का समर्थन हमने किया था, इसलिए हम पॉलिटिक्स विद डिफरेंस करते हैं, इसका एहसास किसको है। यानी ये साफ है कि जेडीयू अपने फैसले से पलटेगी नहीं। हेलो नीरज जी, जेडीयू अपने इस फैसले पर अडिग रहेगी? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। जब फैसले की बात होती है तो शायद जवाब देना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। गोविंद जी, नीरज कुमार जी को सारी बातें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन जब फैसले पर अडिग रहने की बात आई तब फोन कट जाता है। क्या माने निकाले जाएं? क्या सब कुछ आपको लग रहा है ठीक है, सिर्फ बिहार के राज्यपाल होने के नाते रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान है, या कुछ और वजह भी नजर आ रही? देखिए, जो जिस तरह से फैसला हुआ है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है जेडीयू की तरफ से, मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ ठीक ठाक होने का संकेत देता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो शायद ये भी हो सकता था कि आज की बैठक में जेडीयू की तरफ से ये कहा जाता कि वो नहीं, हम इस नाम का समर्थन नहीं करते, हम जो बीजेपी की तरफ से घोषित उम्मीदवार हैं उनको, क्योंकि वो बिहार के राज्यपाल के तौर पर बेहतर कामकाज उनका रहा है, हम उनको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरह से संयुक्त जो विपक्ष की बैठक होनी थी, उसके पहले ही जेडीयू ने अपनी भूमिका, अपनी घोषणा साफ कर दी और उसी वक्त ये तय कर दिया कि अब वो अगली बैठक में नहीं जाएंगे। तो इससे कहीं न कहीं ये संकेत तो मिलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं। और अब लालू यादव अगर ये कहते हैं कि मैं समझाऊंगा और ऐतिहासिक भूल उनको नहीं करनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब वक्त किसी तरह की चीज को समझाने का है, क्योंकि अब ये जेडीयू की राजनीतिक जो उनका निर्णय है उसकी भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। लेकिन इसको सीधे सीधे गठबंधन टूटने का संकेत भी नहीं मानना जाना चाहिए। एक दरार इसमें जरूर दिखती है, लेकिन नीतीश के पास भी अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है गठबंधन के सरकार को चलाए रखने का। ये जरूर है कि इस तरह का संकेत देकर उन्होंने जो बोझ उनके ऊपर था, लालू की पार्टी की जो दबंगई उनके ऊपर हावी होती जा रही थी, शायद उससे अपने को भारमुक्त करने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो गठबंधन में है, लेकिन उनकी अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आइडेंटिटी है और वो अपने निर्णयों को, जिनके लिए वो पहले भी जाने जाते हैं, पिछले चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने लगभग इसी तरह का काम किया था, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश जरूर की। शहजाद, ये जो 17 दलों की बैठक हुई है और ये कहा गया कि और भी जो सेकुलर दल हैं हम उनको जुड़ने के लिए अपील करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, कौन कौन से दल नजर आते हैं आपको कि जो आप लोगों के साथ आने को तैयार होंगे? देखिए, आज हमने फैसला लिया है, निश्चित रूप से तमाम जो पार्टियां धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती हैं और फिरका परस्त ताकतों को रोकना चाहती है, उनसे बातचीत की जाएगी। और आप देखिए क्या हुआ है, आज समाजवादी और बसपा के लोग एक साथ थे, आज लेफ्ट और तृणमूल के लोग एक साथ थे। तो आप जो ये विपक्ष की एकता नहीं है, विपक्ष की एकजुटता नहीं है, आप ये लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो तो आप लोगों का प्रोपेगेंडा खत्म हो गया है। नहीं, ये प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि रामनाथ कोविंद का हम समर्थन करेंगे। देखिए, वो बात ठीक है कि हम सरकार वहां पर गठबंधन की चला रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का फैसला हमारा है। देखिए, प्रोपेगेंडा तो आप लोग कर रहे हैं, राजनीतिक दल। नैरेटिव ये है कुल मिला के कि बिहार की बेटी बनाम बिहार में प्रवासी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक मजबूत कैंडिडेट बनाम फिरका परस्त ताकतों का एक कैंडिडेट। अब लोगों को फैसला करना है, राजनीतिक दलों को फैसला करना है वो कहां खड़े हैं। बिहार का जो महागठबंधन है वो स्टेट के मामलों पर एक गठबंधन बना है, वहां पे फिरका परस्त ताकतों को अलग रखने के लिए किया गया है और वो प्रीपोल अलायंस था, तो उसमें कोई आप दिक्कत नहीं होगी, ना उसमें कोई दरार पड़ने वाली है। लेकिन रघुवंश प्रसाद जैसे नेताओं का अगर इस तरह से बयान आता है, फिर लालू प्रसाद शिवसेना के बयान आप मैं आपको बताना शुरू करूं, शिवसेना के बयान में आपको बताना शुरू करूं तो भाजपा के लोग जो है डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। भाई छोड़िए ना आप इनको, कहां इन बातों को आप लेकर बैठते हैं।
शिवसेना के बयान में नहीं, सुना तो राजकुमार भाटी, आंकड़ों के लिहाज से कहां पर स्टैंड करते हैं? आंकड़े तो जरूरी है ना, कैंडिडेट तो आपने उतार दिया। थोड़ी देर पहले त्रिपाठी जी ने भी यही कहा कि हमारे साथ आंकड़े हैं और हम जीत रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, रोक रहा हूं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रामनाथ कोविंद को समर्थन करने का फैसला आपकी पार्टी ने किया। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि यह गलत फैसला है और नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश करेंगे, मानेंगे लालू नीतीश कुमार? जी गठबंधन के पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पुराने हमारे साथी हैं जी। उन्हें अपनी बात और राय कहने का हक है। जनता दल यू ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है और ये अंतिम फैसला है, इसमें किसी बदलाव की कोई संभावना नहीं है। लेकिन लालू कह रहे हैं कि हम नीतीश को समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया ना कि फैसला अटल है। वो आए, वो हमारे सीनियर कलीग हैं, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन फैसले पर कोई पुनर्विचार की संभावना नहीं है। हम एक राजनीतिक दल हैं और हमने सोच समझ करके फैसला लिया है। तमाम तरह की त्यागी जी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या गठबंधन से अलग हटने की कवायद के तौर पर तो नहीं है ये स्टेप जेडीयू का? नहीं, बिहार में भी हमारा गठबंधन मजबूत है और जो विपक्ष की एकता है उसमें इस प्रश्न को छोड़ करके अन्य प्रश्नों पर हम उनके साथ। किसानों का आंदोलन चलता है, उस पर हम साथ हैं और सवालों पर हम साथ हैं। लेकिन बिहार के गठबंधन को ना कोई खतरा है, वो मजबूत है। जिन इश्यूज के लिए बना था वो इश्यूज अभी भी वहां पर मौजूद है। त्यागी जी, लग रहा है क्या कि जल्दबाजी हो गई कि यूपीए की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया, आप लोगों ने समर्थन का ऐलान कर दिया? आपको लग रहा है कि जल्दबाजी हो गई थोड़ी? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। उनका फैसला बताया ना हमने आपसे कि रामनाथ कोविंद जी अगर उम्मीदवार ना हुए होते तो हम भी सही फैसलों का हिस्सा हो सकते थे। रामनाथ कोविंद जी का नाम इतना अच्छा नाम था बिहार के गवर्नर के रूप में, जो उनकी भूमिका रही है, सराहनीय रही है। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का बहुत रेस्पेक्टफुली ध्यान रखा है, इसलिए कोई फैसला जल्दबाजी का नहीं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि मीरा कुमार ज्यादा बेटर कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद के लिए। उनको ये कहने का पूरा अधिकार है, उनकी पार्टी की नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, जगजीवन बाबू की बेटी हैं, तो उनकी उम्मीदवारी को हम कोई गलत या कमजोर उम्मीदवारी नहीं बनाते, लेकिन हम पहले फैसला ले चुके। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार भाटी, अब अपनी बात भी पूरी कीजिए। और ये केसी त्यागी ने स्पष्ट कर दिया कि हम फैसले से पलटने वाले नहीं हैं। अब लालू प्रसाद यादव चाहे जितनी कोशिश है। आप आंकड़े और समीकरण की बात कर रहे थे और त्रिपाठी जी भी कह चुके थे कि समीकरण हमारे साथ है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 1-2 घंटे पहले हमारी प्रत्याशी घोषित हुई हैं। समीकरण तो बनने शुरू होंगे। अब प्रत्याशी 2 मैदान में आए, अभी तक तो एक तरफा मैदान था। और इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहें त्रिपाठी जी या उनकी पार्टी कि आज समीकरण या आंकड़े या संख्या बल उनके पक्ष में है तो ये चुनाव के दिन तक भी, मतदान के दिन तक भी रहेगा। ऐसे कई चुनावों में फेरबदल हो चुके हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भी और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के चुनाव में भी, कि एक शुरुआत में संख्या बल किसी के साथ था और आखिर में संख्या बल किसी के साथ गया। नहीं तो ये आंकड़े कैसे पलटेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा कुमार के व्यक्तित्व को देखते हुए, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उनके चरित्र को देखते हुए और विपक्षी एकता और आगामी देश की राजनीति को देखते हुए कि देश की राजनीति को विपक्षी दल तो तमाम ऐसे हैं जो पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं। जी, जो तमाम विपक्षी पार्टियां और हैं, सब नहीं, अब देखिए आप, ये राजनीति है, इसमें कहने के बाद भी कुछ होता है। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि चुनाव मीरा कुमार के पक्ष में पलटेगा और मीरा कुमार देश की राष्ट्रपति होंगी। अतुल चंद्रा जी, इस बात की संभावनाएं आपको नजर आ रही है या अति आत्मविश्वास है? किस बात? ये जो आंकड़ों के खेल की बात हम कर रहे हैं, पलटेगा। विपक्ष इस बात को लेकर उम्मीद जाहिर कर रहा है कि आंकड़े पलटने में भी देर नहीं होती। नहीं, हमको नहीं लगता कि आंकड़े पूरी तरह से विपक्ष के फेवर में बदल जाएंगे लास्ट मोमेंट तक। जो परिस्थितियां अभी, तो ये जेडीयू ने एक स्टैंड लिया है। आप देखिएगा कि एनसीपी की भी संभावना है कि वो इस गठबंधन से अलग हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी पिछले 1-2 महीने से भारतीय जनता पार्टी की तरफ टिल्ट कर रहे थे और शरद पवार जो है वो भी थोड़ा थोड़ा प्रो बीजेपी स्टैंस बीच बीच में अपना दिखाते रहते हैं। लेकिन आज तो नाम का ऐलान उन्होंने ही किया। पवार के ऊपर
नहीं, वो किया है उन्होंने। तो जैसे भाटी जी कह रहे हैं ना कि आखिर तक क्या इस कैसे बनेंगी परिस्थितियां, उसमें हो सकता है कि गठबंधन का साथ एनसीपी छोड़ दे। आप अगर ये उम्मीद करें कि एनडीए के अलाइज आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, यूपीए के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने के लिए, तो हमारे ख्याल से वो मुश्किल होगा। हाँ, बीजेपी में खुद कुछ नेता जो अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, वो आकर के वोट कर दे मीरा कुमार के लिए, तो फिर भाटी जी की बात सही हो सकती है। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? विपक्ष को पूरा भरोसा इस बात को लेकर है कि आंकड़ों की बाजीगरी पर जो बीजेपी इतना इतरा रही है, एनडीए जो इतना इतरा रहा है, इतराने की जरूरत नहीं है, नतीजे बदल भी सकते हैं। अब किसी को सपने देखने से तो हम इनकार नहीं कर सकते। वो सपने देखें, सपने देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति होगा, ये बिल्कुल तय है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। हाँ, इनका अपना मन है, ये अपने कैंडिडेट उतार दें, अपने कैंडिडेट लड़ा लें, उससे हम इनको रोक नहीं सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में इनको भी अधिकार है, सबको अधिकार है। मीरा कुमारी आई है, उनका स्वागत है। नहीं, नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो भी, ये तो लोकतंत्र, विपक्ष के गले उतर नहीं रहा है। वो लालू अपने प्रसाद यादव का बयान भी आपने सुना ही अभी होगा। तो हम इसके पीछे आपको क्या नजर दोनों आ रहा लोगों है? का बयान सुना है। अरे ये दोनों लोग लड़ते रहेंगे चुनाव तक, आप देखते रहिएगा, इनकी लड़ाई वैसे ही चलेगी। और नीतीश कुमार का स्टैंड जो है वो स्टैंड अभी उनके प्रवक्ता ने बोल दिया कि हम कहीं जाने वाला नहीं है, हमारा राजनीतिक निर्णय है और हम अपने निर्णय पे कायम है। नहीं तो क्या इसको तो नई बात उसमें कौन सी फायदा हो गोविंद जी, जाएगी? क्या इसको एक खाई के तौर पर देखा जाना चाहिए या देखा जा सकता है, अगर 2019 लोकसभा को चुनाव में ध्यान में रखते हुए अगर इस बात का जिक्र हो कि नीतीश कुमार जिस तरह से अलग राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसका प्रभाव 2019 में देखने को मिल सकता है? देखिए, संभावनाएं इस तरह की भी हो सकती हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो बिहार में जो गठबंधन चल रहा है उसमें लालू यादव की जो भूमिका है, उनके परिवार पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, ताजा आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ है, और बीजेपी के जो सुशील कुमार मोदी वहां पर लगातार एक के बाद एक नए नए खुलासे, नए नए मामले लेके आ रहे हैं, उसकी वजह से निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो कि एक खरी राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं, वो कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर, अभी तो दोनों ने बिल्कुल स्टैंड साफ किया है कि गठबंधन के वो साथ है, राष्ट्रपति का फैसला अलग है, बाकी गठबंधन को लेकर कोई सवाल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक दरार हो सकती है जो आगे चलकर बड़ी हो सकती है। और जैसे पिछली बार जब नीतीश कुमार ने प्रणब मुखर्जी के पक्ष में अपना वोट डाला था, उसके बाद वो बीजेपी के साथ गठबंधन छोड़कर दूसरे गठबंधन के साथ बिहार में आए। तो हो सकता है कि इस बार भी जो संकेत है वो भविष्य में इसी तरह का 2019 के वक्त इसी तरह का कोई रास्ता उसके जरिए दिखाई दे। लेकिन फिलहाल ये एक बात बिल्कुल साफ है कि गठबंधन उनका वहां बिहार में जो है वो बरकरार रहेगा, और अभी दोनों ने संकेत यही दिए हैं। लालू यादव ने भी कहा है कि हमारी सरकार है, हमारा गठबंधन है, कल हम मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों ने भी साफ साफ कहा है कि बिहार की सरकार अपनी जगह है, राष्ट्रपति का चुनाव अपनी जगह है। तो अब फिलहाल गठबंधन को कोई तात्कालिक खतरा इससे नहीं दिखाई देता, लेकिन मुझे लगता है कि एक दरार है जो चौड़ी भी हो सकती है। बिल्कुल। शहजाद, अगर नीतीश कुमार भी साथ आ जाते तो क्या आपको लग रहा है कि और ज्यादा बेहतर होता, और इससे कहीं ना कहीं विपक्षी एकता पर सवाल तो उठेंगे, जैसा कि अभी उठने शुरू हो गए? देखिए, 2012 में शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी को वोट दिया था, उससे पहले भी उन्होंने इंडिया के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था। क्या उनके वहाँ के अलायंस पे फर्क पड़ा? बीजेपी शिवसेना की अलायंस चलती रही वहाँ पे मजे से, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई अलायंस पे कोई पहले खतरा पड़ेगा। दूसरी बात, राजनीति संभावनाओं का एक खेल है, तो संभावनाएं अभी भी हैं, और संभावनाओं में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हमारे विशेषज्ञ ज्यादा जानते हैं। एक ही मुझे आपत्ति है कि यहाँ पे किसी ने कहा कि सपने देखना है किसी को, तो आपको पता है आजादी से लेकर आज तक कई बार चुनाव हुए राष्ट्रपति के, और विपक्ष बार बार वो चुनाव जो है अपना कैंडिडेट देता था, तो ये ज्यादातर तो विपक्ष में रहे भाजपा के लोग, तो ये सपने देख रहे थे।
ये लोकतांत्रिक तरीकों को जिस तरीके से ये लोग जो बात करते हैं उसके बारे में सपने देखना नहीं होता है। विपक्ष का एक अधिकार है, आपका भी था, हमारा भी है कि हम कैंडिडेट दे ताकि चुनाव हो। हाँ, ये जरूर है कि आप सीबीआई की मदद से काफी कुछ काम करवाते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में भी उसका असर दिख रहा है। आप कम से कम सीबीआई का जो काम लेना है वो छोड़ दीजिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। नहीं, ये जो सीबीआई का आपने जिक्र किया, आप तो देख ही रहे लालू जी पे जो केस लगाए जा रहे हैं उनके परिवार पे, तो सुशील मोदी के भाई के पास 400 करोड़ की संपत्ति है, लोन दिए गए, इनकी कंपनियां हैं बेनामी, 200 कंपनी एक एड्रेस पे है, उसमें सबसे बड़े हवालाबाज को उन्होंने डायरेक्टर बनाया है, उस पे सीबीआई की कान पे जोर नहीं रखती। ठीक है, ठीक है। अतुल अंजान जी कुछ नहीं जाता, पर जुड़ गए हैं, व्यापम में नहीं जाता। अतुल अंजान जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आज मीरा कुमार जी के नाम पर जो मोहर लगी है, अब इस मुकाबले को किस नजरिए के साथ देख रहे हैं? कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर चुनाव राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है। सिर्फ मात्र वोटों से एमपी और एमएलए के चुनाव से के द्वारा राष्ट्रपति नहीं चुने जाते, तो देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से इस राष्ट्रपति पद के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे मालूम पड़ रहा है कि किसी बड़ी उपलब्धि नहीं है। कोई सवाल पर कोई गहरे गहरे तरीके से क्या कहा था उन्होंने? हमने सिर्फ इतना उनसे कहा था कि सर्वोच्च पद पर देश की सीमाओं पर जिस तरह की दूसरी सीमा दार्जिलिंग की अब खुल गई है, उस पर दोनों विदेश देशों के सीमाओं के बीच में मामले चल रहे हैं। ये क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल पर जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर हमला किया है और तमाम चीजें हैं हमारे खिलाफ, जिस तरह से अभियान चल रहा है सारी दुनिया में, ऐसी स्थिति में एक सर्वसम्मति का राष्ट्रपति हो तो देश से एक सारा मैसेज दुनिया को जाएगा। नहीं तो रामनाथ कोविंद में वो बात नजर नहीं आती है अतुल अंजान जी? मेरी बात आप सुने अक्षय जी, अगर सुन सके थोड़ी देर। देखिए, पहले भी राष्ट्रपति चुने जाते थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं पहल करके तमाम विपक्ष के नेताओं से बात करते थे। इन्हीं श्री आदरणीय श्री माननीय और महोदय ये मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के बड़े निर्णय, उनसे बहुत बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी सारे विपक्ष के नेताओं को चाय पर बुला करके बैठ के बात करते थे। आपने एक कमेटी बना दी, एक कमेटी का आदमी बाहर चला गया, 2 कमेटी के आदमी बात कर रहे हैं इधर उधर हर पार्टी में, और सब देखे मुझसे 16 तारीख को राजनाथ जी और वेंकैया नायडू जी से बात हुई। उन्होंने हमारी पार्टी के महासचिव सुधाकर रेड्डी से भी बात की, हम लोग सब लोग बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी राय लेकर के सबसे फिर बात करेंगे और फिर हम आपके पास आएंगे और बताएंगे। आप प्रधानमंत्री की तरफ से फोन हो रहा है, ये कोई बाजार भाव चल रहा है क्या? जिसका नाम चाहे उसको बता दीजिए। ये कोई राजनीतिक परंपरा है, और इसलिए विपक्ष को मीरा कुमार जी को खड़ा करना पड़ा। और मैं रामनाथ कोविंद जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि मेरे निजी संबंध है, और एक विद्यार्थी नेता, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तब वो हमारे पास बहुत आते थे, तब वो एक, तो हम इसलिए उन सारी बातों को नहीं कहना चाहते, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा नाम जो देश के हर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्र में जाना जाता हो देश विदेश में, ये कौन सा नाम है? नहीं अतुल अंजान जी, फिर सवाल एक इस बात को लेकर उठ रहा है ना कि अयोग्य आखिर किस लिए विपक्ष को लगता है कि वो ठीक नहीं है इस पद के लिए? अक्षय जी, अगर आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा दिए जाए तो मेरे लिए अयोग्य नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति के पद पर जिस तरह के, आपने कभी नाम सुना था इस बात के लिए? क्या था? लेकिन आपने विपक्ष को साथ नहीं दिया, और आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से, देखिए विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ सुन लीजिए इस बात, आप जो तोड़फोड़ करवाते हैं, पहले समाजवादी पार्टी के अंदर तोड़फोड़, फिर उसके बाद आपने करुणानिधि की पार्टी में तोड़फोड़, एआईडीएमके में तोड़फोड़, अब बिहार में आप तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। ठीक इसी मौके पर जब राष्ट्रपति का चुनाव है, तब आपकी सीबीआई सक्रिय होती है, तब सबके ऊपर हमले। ये कौन सी राजनीति है? इससे कोई बात नहीं बनती। ये कक्षा 4 की राजनीति और ये घात प्रतिघात की राजनीति से देश के प्रधानमंत्री का न तो पद बढ़ता है और न राष्ट्रपति की गरिमा बढ़ती है इस पद के चुनाव। चलिए बिल्कुल अतुल अंजान जी बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे इस पर। बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पर रिएक्शन जरूर लेंगे। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे कि सत्ता पक्ष रायशुमारी तक नहीं लेता है, नाम तक सामने नहीं रखता है, फिर उम्मीद करता है कि समर्थन भी करें विपक्षी पार्टियां, ये कैसे? नहीं, रायशुमारी हमारी तो चर्चा जब चल रही थी तो शुरू से चल रही थी, हम आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत विपक्षी दलों की भी कोई भूमिका होती है? सबसे चर्चा शुरू की।
नहीं, विपक्षी दलों से तो हम बात कर रहे थे कि हम इस नाम पे समर्थन चाहते हैं आपकी। आप कांग्रेस के लोगों ने भी कहा गुलाम नबी आजाद को क्यों सामने आना पड़ा? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे पास राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू पहुंचे तो थे, लेकिन जब नाम का जिक्र किया तो उन्होंने नाम कोई सामने नहीं रखा, फिर समर्थन की उम्मीद कैसे करें? उनके बीच नहीं, उनके बीच और उनके बीच क्या बात हुई ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर दिया आके बाहर। नहीं, राजनाथ जी ने ये बयान नहीं जारी किया, ये बयान तो राजनाथ जी ने उन्होंने जारी किया कि ऐसी बात नहीं थी, हमने नाम दिया। हम दल को नहीं, हम दल को नहीं, व्यक्ति को समर्थन करेंगे। हमने व्यक्ति घोषित कर दिया, अब उनकी मर्जी, वो हमको समर्थन करे चाहे ना करे। नहीं, लेकिन एक भूमिका तो उन्होंने निभानी कहा कि चाहिए आप थी। नाम आपको नहीं घोषित लगता कर दीजिए कि अगर नाम रख दिया जाता उसके हमने बाद नाम प्रतिक्रिया घोषित किस कर तरह की दिया। आती है खुद ही पता चलता? नहीं तो हमने नाम रख दिया, नाम रखने के बाद इनकी भूमिका स्पष्ट हो गई। नहीं, ऐसे नहीं ये था। अलग लगे अपना नहीं, उम्मीदवार ऐसे नहीं खोजने हुआ के- था। नहीं, शायद हमारे क्या नाम लगता है रखने कि के बाद ही तो ये जानबूझ कर उम्मीदवार ये किया खोजना गया? शुरू ऐसा किया। है, सुनिए। क्या इस बात का मुगालता नहीं, था जानबूझ और के है कहीं कुछ नहीं किया कि गया। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं? हमारे ऐसा है। उम्मीदवार तय थे, हमारा ठीक है। कार्यक्रम तय था। अब ये लोग अपने कार्यक्रम में सोच रहे थे, अपनी राय बना रहे थे, नहीं, ये उस सब राय बनाने में इन जो बातों विलंब का हुआ, मतलब हुआ, नहीं है। हुआ। ठीक है, आपको ठीक शायद है। पता नहीं क्या असल हुआ। दिक्कत शहजाद कहाँ देखिए, है? असल वही जो जब- अतुल अंजान साहब भी कह रहे जब थे कमेटी- कि विपक्षी दलों की कोई भूमिका नहीं, उनसे कोई देखिए, सहमति बनाने की कोशिश नहीं। एक होता है, इसीलिए एक होता है सहमति बनाना, एक होता है हमने समर्थन। अरे हमने भाई साहब, उम्मीदवार आपको तय बोलते कर ठीक है, जा रहे त्रिपाठी हैं। मैं आपके पास आऊंगा। ये आप लोगों को मोदी जी ने शहजाद, मन की बात करने की बातचीत बीमारी किया लगा दी, उनसे। एक तरफा मन की बात करते रहो नहीं, बस। शहजाद अपनी बात पूरी। नहीं, मन की नहीं, बात में आप लोगों आप को बंद बीमारी करिए लग ना, गई बंद है। करिए ना, चलिए, आप ठीक है, मोदी त्रिपाठी जी जी। लीजिए। मोदी जी अच्छा शहजाद। करें। अब सिर्फ यही चर्चा करेंगे आप लोग। मर्ज है तो आप लोगों को तो क्या करेंगे, अरे अपने मर्ज का विषय नाम की तो बात लेंगे ना करिए। हम नहीं लोग। शहजाद, मुझे बताइए असल दिक्कत कहाँ है? क्या इसी सुनिए, बात का तो शोध था? मैंने कैंडिडेट का नाम ले लिया, आप सुनिए ना भैया, सुनिए ना, कैंडिडेट का जरा नाम ले सुनिए। लिया, कैंडिडेट का नाम ले लिया। ठीक है, और त्रिपाठी कांग्रेस जी। को कैंडिडेट नहीं ठीक है, पसंद आया त्रिपाठी जी। तो उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर ठीक दिया। ये देखिए, ये इसलिए मैं कहता हूँ झूठासन से ऊपर नहीं आ सकते। इनकी खुद की शिवसेना जो इनका दल है, घटक दल है, उन्होंने कहा सुबह। अरे अब आप लोग जाति और धर्म से सर, ऊपर ऐसे नहीं आ डिबेट सकते, नहीं हम लोग होती। पर झूठा इनको आरोप समझाइए, लगाएंगे। ठीक है, मैं आपके पास तरीका आऊंगा, क्या है? मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी आप बात रुकिए रखिए। जरा, जब 2 मिनट बात रुकिए। करेंगे तो जाति और धर्म में सर, आ दूसरों जाएंगे, को भी सुन लीजिए। झूठा कहेंगे। ठीक है हो शहजाद। गया आपका। इनके खुद के घटक दल शिवसेना ने कहा कि हमें नहीं पूछा गया था, इन्होंने हमसे समर्थन मांगने के लिए आए थे, सहमति बनाने नहीं आए। हमसे इन्होंने आश्वासन देके कहा और विपक्ष के बाकी के दलों को कहा कि नाम हम लोग घोषित करने से पहले आपको बताएंगे नाम क्या है। पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में इन्होंने नाम ले लिया और फिर घोषित कर दिया बिना हमसे सहमति बनाए। हमारे साथ धोखा गया, हमारे साथ ही नहीं, सारे लोगों के साथ, अपने खुद के घटक दल के साथ, एनडीए के भी लोगों को नहीं बताया गया, बीजेपी की पार्टी में तय करके। इस हिसाब से तो मतलब आप एक तरफा यूनिलैटरल डिसीजन लेते हो, ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? और जब आपके ही घटक दल इस पे आवाज उठा रहे थे, तो ये तरीके से अगर आप चलोगे तो कैसे होगा? ये तो वही नहीं, ये तरीका बात है, तो गलत जेडीयू था पर ना? भी लागू होती है ना। जिस नैतिकता की बात आप शिवसेना से कर रहे हैं, तो ये बात तो जेडीयू पर भी लागू होती है। नहीं, जेडीयू ने आप भी तो समझ फैसला नहीं किया। रहे हैं। जेडीयू ने क्या किया नहीं किया इसका सवाल नहीं है। आज आपने कहा कि आप विपक्षियों को कॉन्फिडेंस में लेंगे। आप पहली बार आए तो नाम आपके पास था नहीं। सीताराम येचुरी ने तो ये तक पूछ लिया कि मोहन भागवत है, तो ना बोला नहीं, नाम हमें नहीं पता। उन्होंने फिर जाते वक्त कहा कि हम नाम लेकर आएंगे आपके पास, नाम आपसे चर्चा करेंगे, फिर घोषित करेंगे। ये राजनाथ जी और उनकी बात थी। अगर गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया वो गलत था तो खंडन करने इनके नेता आ जाते बाहर। तो तमाम जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उसको एक ताक पर रख के एक तरफा फैसला, मन की बात एक तरफा, मोदी जी की हर चीज एक तरफा, सीबीआई के इस्तेमाल से सारी चीजें एक तरफा, ये एक तरफा तरीके से लोकतंत्र को चलाना चाह रहे हैं। इसीलिए हमें मजबूरन ये कैंडिडेट देना पड़ा आज। ये मजबूरन देना राजकुमार पड़ा। भाटी, यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट करने का फैसला किया। अक्षय जी, पहली बात तो लोकतंत्र में चुनाव होना कोई खराब बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा अच्छी बात है। लोकतंत्र में अगर चुनाव होने बंद हो जाएंगे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तानाशाही पैदा हो जाएगी। तो लोकतंत्र में चुनाव हो रहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्रपति पद की गरिमा को ध्यान में रख के अगर सर्वसम्मत चुनाव करना था, सर्वसहमति से करना था, निर्विरोध करना था, तो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती थी। नहीं तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए विपक्ष ने काट ढूंढी कि एक नहीं, दलित अभी चेहरा अगर एनडीए की आपके तरफ से घोषित सामने किया गया, शहजाद तो हम जी ने भी दलित कहा, समाज का चेहरा अतुल लेकर अंजान जी भी आएंगे, कह रहे और हैं। उस पर भी अगर एक महिला सामने हो तो नहीं, ज्यादा ये दिलचस्प हो अभी जाएगा मुकाबला। स्पष्ट हो गया कि सरकार ने, सरकार की अपने घमंड में है, गर्व में है, अपने बहुमत के घमंड में है। और वही उनके प्रवक्ता भी आपके सामने त्रिपाठी जी बोल रहे हैं बार बार कि हमने तो चुन लिया है ना, समर्थन करना करो, नहीं करना मत करो।
ये भाषा सहमति की भाषा नहीं होती, ये भाषा गरूर की भाषा होती है। और लोकतंत्र गरूर से नहीं चलता, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए सरकार को सर्वसम्मति बनानी थी तो उन्हें सबके साथ बैठकर नाम तय करना चाहिए था। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम तय कर लिया उस पर सबकी सहमति कैसे बन जाए? नहीं तो इसलिए मुकाबले को जातिगत स्तर पर भी दिलचस्प नहीं, हम तो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। प्रत्याशी लड़ाना इसलिए जरूरी है, अगर विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने सरेंडर कर देगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। गोविंद जी, जिस तरह से एक एनडीए की तरफ से रामनाथ कोविंद का नाम ऐलान किया जाता है, फिर मीरा कुमार का नाम अब आज सामने आ जाता है, तो ये जो दलित वर्सेस दलित मुकाबला आपको पिछले चुनाव की याद नहीं दिलाता? जब एक तरफ भैरव सिंह शेखावत थे, दूसरी तरफ प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नतीजा जो रहा वो अलग चीज है, लेकिन उसी तरह का दिलचस्प मुकाबला एक बार फिर देखने को मिल रहा है। नहीं अक्षय, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इस बार का चुनाव मुझे लगता है कि शायद हमारे लोकतंत्र में सबसे कटुतापूर्ण राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। अब यहाँ पर तकनीकी तौर पर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं हुई, इसलिए ये हुआ, उसलिए वो हुआ। भारत के इतिहास में अब तक 14 बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, सिर्फ एक बार सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो वक्त था जब देश में आपातकाल के बाद की स्थितियां थी, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, इस वजह से उस वक्त सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। तो ये कहना कि बीजेपी तानाशाह हो गई है और इसलिए हमको उम्मीदवार उतारना पड़ रहा है, इसलिए चुनाव हो रहा है, ये मुझे लगता है इस तर्क का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात भाटी साहब ने कही कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, तो उस लोकतंत्र में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई की छानबीन होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छानबीन होती है, तो क्या लोकलाज वहां पर ये परिभाषा लागू नहीं होती? अगर जो हम अतुल कुमार अंजान है उनके खिलाफ सीबीआई की कोई छानबीन हो, तो क्या अतुल कुमार अंजान को सीबीआई की छानबीन में किसी तरह का भय लगेगा? मैं आपके पास आ रहा हूं, मीरा कुमार इस वक्त कुछ कह रही हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। वो एक हो गई है और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव इन मूल्यों के आधार पर लड़ूंगी। आने वाले दिनों में मैं निर्वाचक मंडल से, कोलिजियम से ये दरखास्त करूंगी कि वो देश हित में हमारे जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, फैसला सुनाएं। ये मूल्य हैं समावेशी समाज, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय और वर्गविहीन, वर्णविहीन समाज देश बनाने का स्वप्न। मैम ये जो दलित You want me to speak in English? अच्छा, अब नहीं, हम ये I will not take questions. I will not take questions, please. Not at this stage. Not at this stage. Yes, I want to express my gratitude to the Congress President and to all the leaders of the 17 opposition parties which have unanimously selected me their candidate for the presidential election. I'm indeed very happy, delighted at this unity of the opposition. This unity represents the coming together of the forces which have strong ideological base. I'm going to contest the election as their representative on the basis of this strong
ideological base. या तो पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को आप सुन पा रहे थे, काफी उत्साहित भी नजर आ रही हैं और तमाम बातें भी उन्होंने कही। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम रुख लखनऊ का एक बार फिर करेंगे। गोविंद जी, अपनी बात भी पूरी कीजिए। साथ ही अब वक्त भी इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, चर्चा के समापन का वक्त भी हो चुका है। कैसे इस मुकाबले को देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि सभी राजनीतिक दलों की जो निगाह घूम फिर कर आती है वो दलित वोट बैंक पर ही आकर टिक जाती है और इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, इस बार राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो राष्ट्रपति पद के चुनाव से ज्यादा 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है, उसके एजेंडे को लेकर। और इसीलिए जब बीजेपी ने एक नाम की घोषणा की तो आज जो दूसरा नाम आया वो भी समाज के उसी तबके से, जिस तबके से बीजेपी का उम्मीदवार है। निश्चित तौर पर वोट बैंक साधने की कोशिश है। अन्यथा दोपहर तक जो सीपीएम है वो ये कहती थी कि हमारे पास 2 नाम है और वो दोनों नाम कम से कम मीरा कुमार का नाम उनमें नहीं था, दूसरे नाम उनकी तरफ से थे और शाम तक फैसला कुछ और होता है। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यह है कि जब हम इस चुनाव में इस तरह की बातें करते हैं कि 10 साल पहले रामनाथ कोविंद के बयान ईसाइयों को लेकर क्या थे, मुस्लिमों को लेकर क्या थे, और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल राष्ट्रपति के चुनाव पर करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2019 का चुनाव देश की जनता को ये दिखाना होगा कि वो राजनीतिक दलों के कामकाज पर जवाब देगी, न कि इस तरह के लच्छेदार नारों पर, इस तरह की विभाजनकारी घोषणाओं पर और इस तरह के जो नकारात्मक चीजें हैं उन पर। तो ये चुनाव राजनीतिक दल निश्चित तौर पर 2019 की तैयारी के लिहाज से लड़ रहे हैं और इसमें राष्ट्रपति के पद की गरिमा उसको भी मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव का अगला दौर रहेगा उसमें उसको भी ठेस पहुंचाने की कोशिश। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो एनडीए के रामनाथ कोविंद की जगह अब मीरा कुमार को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं कि ये जो तमाम कवायदे की जा रही हैं 2019 को ध्यान में रखते हुए, उसमें क्या विपक्षी पार्टियों को बढ़त मिलती हुई नजर आ सकती है या फिर जिस एजेंडे के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ रही है उसमें उसे कामयाबी मिलती है। लोकतंत्र में इतना ही।